नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक नीट का एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया। अब ये लीक हुआ है या नहीं हुआ है इसमें भी शक है, लेकिन इसके पीछे का जितना भी जो मैंने स्टडी की है उसमें मैंने देखा कि 3-4 चीज़ें जो है वो बुनियादी रूप से गलत थी। एक तो ग्रेस मार्क्स देना। ग्रेस मार्क्स देने का क्या प्रावधान है नीट के अंदर, मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। चाहे वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं सुने थे। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जहां पर एक एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे की लाइफ के लिए, वो बच्चे की लाइफ को डिसाइड करता है वो एक एक नंबर। उस एग्ज़ाम के अंदर किसी को ग्रेस मार्क्स देना अपने आप में ही गलत है। दूसरी जो उसमें चीज़ गलत है वो है कि किस तरीके से एक सेंटर के अंदर कुछ पर्टिकुलर ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, वो पर्टिकुलर ग्रुप के जो है पूरे पूरे नंबर आ जाना, ज़्यादा नंबर आना, अपने आप में ये बुनियादी रूप में गलत है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही सेंटर के अंदर ऐसे होशियार बच्चे बैठे हैं जो पूरे के पूरे भारत देश के अंदर सबसे बेहतरीन बच्चे हैं। एक या दो बच्चों का उस सेंटर के अंदर होना फिर भी माना जा सकता था, लेकिन इतने ज्यादा बच्चों का एक सेंटर के अंदर होना और इतना ज्यादा नंबर लेना वो अपने आप में ही गलत है। उसके बाद जो सबसे बड़ी और सबसे घटिया बात जो मैंने सुनी अभी, वो नीट ने ऐसे ऐसे नंबर दिए बच्चों को जो नंबर पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकते। आप खुद सोच करके देखिए, अगर एक बच्चे ने एक भी सवाल गलत किया है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो अगर उसने एक भी सवाल गलत किया है तो वो जो नंबर नीट एग्जाम ने दिए हैं उन बच्चों को, वो पॉसिबल ही नहीं है अगर एक भी सवाल गलत हो जाए। तो ये किस तरह की कैलकुलेशंस है? क्या उनको मैथमेटिक्स नहीं आती, या उनको मैथ सीखने की ज़रूरत है, या उनके सिस्टम में कोई फेलियर है, या ऐसा तो नहीं कि वो पहले ही पेपर कुछ किसी ग्रुप को बता रहे हैं पहले से, या किसी सेंटर में पेपर लीक हो रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उस वीडियो में मैंने कहा था कि किस तरीके से जो ट्यूशन सेंटर्स है ये एक रैकेट के रूप में काम करता है, एक गैंग के रूप में काम करता है, जहां पर कुछ ट्यूशन सेंटर्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स हैं, इस देश के बहुत बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, और उन ट्यूशन सेंटर्स में से बहुत ही ज़्यादा बच्चे, यानी 90% तक जो उनके बच्चे जो निकलते हैं उस ट्यूशन सेंटर से, वो बच्चे जो है उत्तीर्ण हो जाते हैं। चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो दोनों ही एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर उन कोचिंग सेंटर्स के ही सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो निकलते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे देश में से किसी एक कोचिंग सेंटर के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हो पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरे भारत देश के अंदर किसी एक सेंटर में से बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी एक बड़ी धांधली की तरफ इशारा करती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये साफ साफ कहती हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये लीक होते हैं। मैं आपसे पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, मैंने अपने लाइफ में मैंने खुद इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। मुझे पता है कि किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स काम करते हैं, कैसे स्कोर्स दिया जाता है, कैसे रैंकिंग दी जाती है। ये सारे इसके पीछे की जितनी भी साइंस है, जितनी मैथमेटिक्स है, मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। और मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं, आपने शायद आज इससे आप अफेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे, उनको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि हमारे समय से पहले से भी ये एग्ज़ाम्स जो हैं वो लीक होते रहे हैं। पहले पीएमटी हुआ करता था, मेडिकल का एग्ज़ाम स्टेट पीएमटी हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टेट पीएमटी कई बार लीक हुआ है। क्या ये तमाचा नहीं है आम आदमी के ऊपर? क्या ये तमाचा नहीं है उन बच्चों के ऊपर जो बेचारे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात वो अपना एक कर देते हैं, अपनी जिंदगी का जो सबसे गोल्डन पीरियड है, जो सबसे ज्यादा अच्छा समय है, जो वो कुछ नया सीखने में बिता सकते हैं, कुछ नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, वो सारा समय जो है वो इन्हीं एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। और मैं बर्बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाकई में बर्बाद है। इतना सब करने के बाद अगर एंट्रेंस एग्जाम्स को लीक कर दिया जाएगा, इतना सब करने के बाद अगर एग्जाम्स को इस तरीके से दूसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, तो बच्चों की जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरे का पूरे जो सिस्टम है डिफेक्टिव है, ये पूरा फेलियर सिस्टम है। एग्जामिनेशन इतने घटिया हो चुके हैं हमारे देश के अंदर, ना तो उनकी सैंक्टिटी बची है एग्जामिनेशंस की, ना ही कोई उनके ऊपर विश्वास कर सकता है एग्जाम्स के ऊपर, और ना ही अब उस एग्जाम से जो है वो बच्चों का भविष्य तय हो सकता है।
ये सिर्फ और सिर्फ मजाक है और कुछ नहीं है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार ड्रॉप करने के बाद इसका एग्जाम दिया होगा? क्या उनके ऊपर ये तमाचा नहीं है ये? कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अब एक ऐसी उम्र पे पहुंच चुके हैं कि उसके बाद उनके अंदर वो एंट्रेंस एग्जाम देने की का जोश ही नहीं बचा? क्या उनके मुंह पे ये तमाचा नहीं है? कितने बच्चों का भविष्य जो है खराब कर दिया गया। और ये आज नहीं, आज से पहले भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य खराब कर दिया गया। उस समय पर भी बच्चों ने बहुत शोर मचाया, उस समय पर भी माँ बाप ने बहुत शोर मचाया, उस समय पर इसको कई जगह कवरेज भी दी गई, लेकिन इसके ऊपर किसी ने कोई काम नहीं किया। कोई ऐसा नेता हिमाचल प्रदेश के अंदर, कोई ऐसा नेता भारत देश के अंदर मैंने नहीं देखा जिसने इस मुद्दे को अच्छी तरीके से उठाया हो, चाहे वो पार्लियामेंट रही हो, चाहे वो विधानसभा रहा हो। सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए ये हमारे घरों के अंदर आ जाते हैं। जब इनका दिल करता है तब ये वोट मांगने आ जाते हैं। और आप लोग बेवकूफ हो जो ऐसे नेताओं को वोट देते हो। पढ़े लिखे को आपने नेता बनाना ही नहीं है, किसी समझदार को आपने नेता नहीं बनाना। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो आपने उसका साथ नहीं देना। आजकल बच्चों को क्या देखना है? टिकटॉक पे डांस देखना है। अब टिकटॉक बैन हो गया तो यूट्यूब पे देखना है, इंस्टाग्राम पे देखना है, ट्विटर पे देखना है। क्या कर रहे हैं? एक गाने के पीछे सब लगे हुए हैं डांस करने के लिए। कोई खाना खा रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई सो रहा है, उसको देख रहे हो आप, उस पर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, आपकी एंटरटेनमेंट है, आपने करनी है करो, लेकिन दिन में कितने घंटे आप उस पर बर्बाद कर रहे हो? तो कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट किसी एक आदमी को ऐसा भी दे सकते हो जो अच्छी बात कर रहा हो, जो समाज को बचाने का काम कर रहा हो। उसके साथ भी थोड़ा समय आप व्यतीत कर सकते हैं। चक्कर यह है कि बदलाव अब किसी को भी नहीं चाहिए, आम जनता को भी बदलाव नहीं चाहिए। आप लोगों को हो गया स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये वो सिंड्रोम है जो जब कहते हैं ना कि कैदी जो होता है, जब वो जेल के अंदर होता है, उसको अगर टॉर्चर किया जाए और लगातार उसको टॉर्चर किया जाए तो एक बार उसको वो आदत पड़ जाती है, उसकी मानसिकता वैसी बन जाती है कि उसे वो टॉर्चर होने की आदत लग जाती है। और अगर उसको टॉर्चर ना किया जाए तो वो बीमार होने लग जाता है। ये वही वाला काम हो गया देश की जनता के साथ। देश की जो आम जनता है, देश के जो आम लोग हैं, देश के जो आम स्टूडेंट्स हैं, देश के जो आम नौजवान हैं, उनको आदत बन चुकी है टॉर्चर होने की। उनको मजा आने लग गया है टॉर्चर होने में, क्योंकि उन्होंने अपना जो कीमती समय है वो तो फालतू चीजों में वेस्ट करना है। फालतू के गाने देखने हैं, फालतू के डांस देखने हैं, फालतू के लोगों को देखना है। उन्हें तो समय बर्बाद करना है। सही समय के ऊपर तो जो है सही समय का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, और सही लोगों के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत ही नहीं करना। और सबसे जो बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूं और सब लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूं कि क्या जरूरत है इतने घटिया एंट्रेंस एग्जाम्स की हमारे देश में? क्या जरूरत है? क्यों आपने एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सारी की सारी जो पढ़ाई है वो दोबारा से पूछनी है? अगर एक व्यक्ति है वो +1 का एग्जाम दे रहा है, वो +2 का एग्जाम दे रहा है, वो 10th का भी एग्जाम देता है, उन सभी एग्जाम में उसने जो पढ़ाई की है उसमें उसने अच्छे नंबर लिए हैं। अगर बहुत अच्छे नंबर नहीं भी लिए हैं तो जो मिनिमम पासिंग मार्क है उतना तो लिया है ना। जितना न्यूनतम हमने जो रखा है प्रतिशत, उतनी न्यूनतम प्रतिशत तो हर एक बच्चे ने ली है जो पास हुआ है +1 +2 से। तो जो +1 +2 करके निकला है, उससे वही +1 +2 के जो एग्जाम है उसको दोबारा क्यों लिया जाए? और ये जो सवाल है ये कौन डिजाइन कर रहा है? अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो IIT से डिजाइन हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर डिजाइन कर रहे हैं, जो PhDs कर चुके हैं, डबल डबल PhDs कर चुके हैं, वो लोग डिजाइन कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें अपना ज्ञान डाल देते हैं। अब जिस बच्चे का आप एग्जाम ले रहे हो वो तो +1 +2 से निकला है, उससे आप PhD का ज्ञान पूछ रहे हो। पागलपन नहीं है तो और क्या है? ये वही काम जो है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में होता है। कितने ऐसे सवाल मैं आपको बता दूंगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो MSc लेवल के और BSc लेवल के हैं। मैंने खुद BSc मेडिकल में और खुद MSc माइक्रोबायोलॉजी तक के अंदर मैंने वो क्वेश्चंस देखे हैं जो क्वेश्चंस नीट के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है? बच्चों के ऊपर ये बोझ क्यों डाला जा रहा है? हमारे देश का सिस्टम ऐसा क्यों नहीं है कि एजुकेशन सरल हो, एग्जामिनेशन सरल हो, जो बच्चा जो चीज करना चाहता है वो उस चीज को अच्छे तरीके से कर सके। जो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है वो मेडिकल लाइन में जाए, वो डॉक्टर बने। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियर बने। इसमें नंबर को क्यों बीच में लेके आया जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है कि 3000 सीट्स ही है हमारे पास? क्यों है हमारे पास 3000 सीट्स? क्यों है हमारे पास 6000 मेडिकल सीट्स? उससे ज्यादा बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि 3 लाख बच्चे आ रहे हैं तो 3 लाख मेडिकल की सीट्स बनाओ, सबको डॉक्टर बनाओ,
जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोग अच्छा बनेंगे, उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा। अननेसेसरी के अगर हम ये एग्जाम लेते रहेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं है। एक तो इससे बोझ पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर, दूसरा इससे आर्थिक बोझ पड़ता है माँ बाप के ऊपर, क्योंकि माँ बाप को जबरदस्ती +1 +2 में तो देखो फीस देनी ही पड़ेगी, वो स्कूल का काम है, लेकिन उसके बाद आपको ट्यूशन सेंटर्स के अंदर अपने बच्चे भेजने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एग्जाम बहुत टफ है। तो क्या कर रहे हैं आप, अपने बच्चों के ऊपर एक और बोझ तो डाल ही रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर एक फाइनेंशियल बोझ, एक आर्थिक बोझ भी डाल रहे हैं। आपको उन ट्यूशन सेंटर की फीस देनी है जो आज के समय पे 3-3 लाख 5-5 लाख तक हो चुकी है, तो आप वो भी दोगे। उसके बाद जो आपका बच्चा है जगह जगह फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म के पैसे भी दोगे। अगर वो नीट का एग्जाम क्लियर कर लेता है, उसके बाद जो एडमिशन के फॉर्म है वो भरोगे, प्रोस्पेक्टस खरीदोगे। वो सब करने के बाद सीट कहाँ मिलेगी, किसी एक जगह पे मिलेगी, और वो भी अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं तो। अगर आपको सीट मिल गई तो जहां सीट मिली है वहां पे आप फीस दोगे, फिर से फीस दोगे अपने बच्चों के लिए, फिर वहां पे पूरी तरह इक्विपमेंट्स मौजूद ही नहीं है। कई ऐसे हॉस्पिटल में हैं, मैंने खुद देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देखे हैं, जहां पर पूरी इक्विपमेंट्स ही मौजूद नहीं है। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, वो इक्विपमेंट भी खुद खरीदने पड़ते हैं। तो आप फीस भी खरीद रहे हो, इक्विपमेंट भी के लिए भी पैसे दे रहे हो, तो कर क्या रहे हो आप लोग? आपका जो टैक्स का पैसा है जा कहाँ रहा है? कोई तो सवाल पूछो। जो इतने बड़े बड़े नेताओं को आप चुन लेते हो, उन नेताओं से कभी तो सवाल पूछो। अगर आप किसी एक पार्टी के फॉलोअर भी हैं तो आपके भी तो बच्चे होंगे, अगर कोई आप कार्यकर्ता है तो आपके भी तो बच्चे होंगे। आप अपनी पार्टी से ये सवाल पूछो। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि मेरे पीछे लगो, सब मेरे मेरे साथ चलो, मैं तो कह रहा हूं अपनी पार्टी के साथ चलो। मैं तो किसी पार्टी का हूं ही नहीं। लेकिन आप ये जब सवाल ही नहीं पूछोगे, जब आप इसके लिए खड़े ही नहीं होगे, तो इस तरह की घटनाएं तो रोज होती रहेंगी। कभी पेपर लीक होगा, कभी आप देखोगे नौकरी में कुछ लीक हो गया, नौकरी के पेपर लीक हो जाएंगे तो किसी ना किसी को नौकरी दे दी जाएगी इसी तरीके से, और दी जाती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मैंने खुद चिट्ठी लिख करके हिमाचल प्रदेश में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, उस यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट तैयार हुई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो MBBS एडमिशन की जो सीट की जो पूरी लिस्ट तैयार होती है, वो जो लिस्ट तैयार हुई थी, वो लिस्ट में हेरा फेरी थी, गड़बड़ थी। मैंने उस लिस्ट को देखा, देखे कहाँ कहाँ पे हेरा फेरी है। उसके बाद मैंने खुद उनको लेटर लिखी, खुद उनको ईमेल लिखी, और ईमेल लिखने के बाद उन्होंने रातों रात उस लिस्ट को बदला। और क्यों बदला? क्योंकि उस लिस्ट में हेरा फेरी थी। अगर मैं उसे ना देखता, अगर मैं उस लिस्ट को ध्यान से नहीं देखता, नहीं पढ़ता, तो वो लिस्ट ऐसे ही निकाल दी जाती, और जिन बच्चों को उन्होंने उसमें एडमिशन दिलवानी थी, जबरदस्ती दिलवानी थी, उन्होंने दिलवा दी होती। ये चीजें होती हैं और हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। मैंने नाम इसलिए लिया है यूनिवर्सिटीज का, मैंने नाम इसलिए लिया है अभी हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसको भी जागना चाहिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी जिंदगी के कुछ साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी में दे दे, और उसके बाद वो बहुत मेहनत करे, मेहनत करने के बाद एग्जाम दे, एग्जाम देने के बाद वो लीक हो जाए या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, और उसके बाद जो आपका बच्चा है वो ड्रग्स में जाए, क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाएगा, या मेंटल हेल्थ उसकी खराब होगी, आत्महत्या कर ले? ये चाहते हैं आप? तो इसका मतलब आप अपने बच्चों के भी सगे नहीं हैं। और अगर आप हैं अपने बच्चों के सगे, तो आप इस बात के लिए आवाज जरूर उठाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं सभी जो हमारे देश के बड़े नेता हैं, हिमाचल प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कृपया करके एजुकेशन सिस्टम को सरल बनाओ, एग्जामिनेशन सिस्टम्स को सरल बनाओ, बच्चों के लिए उसको बोझ मत बनाओ। बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ रहा है, बच्चों की जो वैसे ही जो सेहत है, जो शारीरिक रूप से उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए थी, शारीरिक रूप से वो सेहत उनकी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उनके पास खेलने का समय ही नहीं बचा है। इन चीजों को सरल बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। ट्यूशन का जो रैकेट चल रहा है उसको रोको, अपने जो स्कूल्स के अंदर की पढ़ाई है उसको अच्छा बनाओ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो मैंने ये खबर देखी है कि किस तरीके से नीट के एग्जाम्स के बाद बच्चे बेचारे सड़कों पे उतरे हुए हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। अब ये धांधली है, ये धांधली नहीं है, ये नीट जाने। मैंने ऐसी ही एक चिट्ठी नीट को तब भी लिखी थी जब नीट ने एग्जिट एग्जाम शुरू किए थे MBBS के अंदर। आप में से जो लोग डॉक्टर बन रहे होंगे उनको ये मालूम होगा कि MBBS के अंदर अब नीट ने क्या किया है, एग्जिट एग्जाम्स डाल दिए हैं, एग्जिट 1 एंड एग्जिट 2।
उसके ऊपर भी मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये चिट्ठी भेजी थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी चिट्ठी भेजी थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उस चिट्ठी को मार्क करके नीट के पास, एनटीए के पास दोबारा भेजा था। नीट का मतलब एनटीए है जो कंडक्ट कर रहा है उस एग्जाम्स को। तो एनटीए ने उसके ऊपर मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे यही कहा था कि ये जो आप एग्जाम्स ले रहे हो एग्जिट 1 एग्जिट 2 उसको एबॉलिश करो, क्योंकि आप 5 साल में बच्चों के एग्जाम्स हर साल वैसे ही लेते हो। तो उसके बाद जब आप हर साल एग्जाम ले रहे हो तो उसके बाद एक और एग्जाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर अननेसेसरी बोझ है। पहले ही मेडिकल एजुकेशन में टाइम कम है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा है, बच्चों के ऊपर वैसे ही मानसिक बहुत दबाव है, और उसके ऊपर से ये एग्जिट एग्जाम डाल देना अपने आप में गलत है। लेकिन इसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आप खुद सोचिए, एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी कितना दौड़ेगा, कितनी चिट्ठियां लिखेगा? हर चिट्ठी के पीछे पीछे तो वो भी नहीं दौड़ सकता। ये सब कुछ तभी ठीक हो सकता है जब आप सब लोग भी जो है मिलें, आप सब लोग भी जुड़ें। कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम इस चैनल को ही सपोर्ट करें, कुछ तो करें। मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बोलता ही रहूंगा। जो चीज मुझे गलत लगेगी मैं उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगा। मुझे उन बच्चों की आवाज बनने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं चाहता हूं उन बच्चों की जिंदगी जो है सुधरे। और इस तरीके से ये सब कुछ होगा तो बच्चे बाहर जाएंगे, बाहर के देशों में ही रहेंगे। उनका कोई मन नहीं करेगा अपने देश के अंदर वापस आने का, किसी का कोई मन नहीं करेगा अपने देश में काम करने का। सब ये चाहेंगे कि जैसे ही मौका मिलता है हम सीधा जाएंगे बाहर, बाहर के देशों में रहेंगे। जहां ईमानदारी होगी लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। अंत में मैं आप सभी से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपनी सरकारों को, अपने नेताओं को, जो भी आपके लोकल लेवल पे नेता हैं, पार्टी के लेवल पे नेता हैं, सेंटर के लेवल पे नेता हैं, उन सब से मिलो, उनसे बात करो, उनसे कहो कि इस तरीके की जो धांधलियां उनको रोका जाए। और मैं प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से भी हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। अगर कुछ गलत हुआ है तो जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे चल के इन चीज़ों को सरल बनाया जाए। अगर आप लोग कोई मदद मांगना चाहते हैं, आपको कोई मदद चाहिए इन चीज़ों को सरल बनाने में, तो मैं एजुकेशन सिस्टम को, एग्जामिनेशन सिस्टम को किस तरीके से सरल बनाया जा सकता है उसके बारे में मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आपको मदद भी देने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए और इसे आगे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।